The following principle of management prevents overlapping of activities. ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने का ये मतलब है कि एक ही काम बार बार नहीं हो रहा है। तो एक ही काम दो तीन बार अगर हो गया तो इसका मतलब वो काम क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, यानी कि एक तरह से डुप्लीकेसी हो गई। तो ये कब काम होता है, जब काम देने वाले लोग एक से ज्यादा होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। यही अगर यदि यहाँ पे एक ही आदमी पूरा मैनेजमेंट करे, वही डायरेक्शन दे उस रिलेटेड एक्टिविटी से, तो ओवरलैपिंग होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये तो इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। रेम्यूनरेशन, पैसे से बात करता है कि कितना पेमेंट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड यानी कि ऑर्डर देने के हिसाब से होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि काम करवाने वाला, डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति अगर एक ही होगा तो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज की नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज इज इंडिकेटेड इन, यानी कि किसकी जगह कहाँ पे है, उसकी राइट प्लेस कौन सी है। यानी कि सब एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में होना चाहिए। अगर सब कुछ एक सही ऑर्डर में होगा तो उससे क्या होगा, हमारी काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब वो नहीं है जो कमांड देता है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट, किसका, मैन एंड मटेरियल का। यानी कि हर चीज की कोई ना कोई एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए, ताकि सब अपने अपने हिसाब से काम कर सके। तो इट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर इज रिलेटेड टू। काइंडनेस, काइंडनेस का क्या मतलब होता है कि यू आर वेरी काइंड टू ईच अदर, आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप सबसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो। एंड जस्टिस का मतलब कि आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, सबको इंसाफ मिल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि आप सबको बराबर ट्रीट कर रहे हो, किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहे। दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली। यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। सो दिस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अलग पॉइंट्स है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। फेयर रेम्यूनरेशन ऑब्वियसली पेमेंट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, वो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल से रिलेटेड है। तो काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर वो किसके रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। वेल, सबसे पहली इनसिक्योरिटी हमारे बीच, अगर हम एक एम्प्लॉय है तो हमारे बीच में इनसिक्योरिटी कब होगी, जब हमसे हमारी जॉब जाने का डर रहेगा। यानी कि जब हमें ये टर्मिनेशन का डर रहेगा, ट्रांसफर का डर रहेगा, स्पेशली अगर हमें ये डर रहेगा कि यार हमें कभी भी काम से निकाल सकते हैं, तो वहां पे इनसिक्योरिटी हमारे केस में बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयज के केस में बढ़ जाती है। तो ये किस कौन सा प्रिंसिपल का ये वायलेशन होता है कि अगर आप टर्मिनेट करते हो तो अभी हमने पहले एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात की थी। अगर आप उनको ट्रांसफर या टर्मिनेट कर देते हो तो आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या है। इट मीन्स जो भी साथ में काम कर रहे हैं वो आपस में प्यार से एकजुट होकर काम करें, ना कि एक दूसरे को काटे। यानी कि थिंग्स शुड टेक प्लेस इन हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी यानी कि प्यार से, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। मतलब देयर इज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉयज की भी और मैनेजमेंट की भी। एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ। ये होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब। अब इसका एक्सटेंशन क्या होगा, यानी कि जो हार्मनी, जो आपस में प्यार से रह रहे हैं, अब उनका नेक्स्ट काम क्या होगा कि उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होके टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। So always remember the extension of harmony not discord principle is this cooperation not individualism। अब आप प्यार से रह रहे हो, मिलजुल के रह रहे हो, अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपको मिलजुल के टीम वर्क में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना है। Sharing of gain is related to which scientific principle of management? Well, there are four principles of management and वो सारे हम इस ऑप्शन में देख सकते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये चार प्रिंसिपल है। इनमें से शेयरिंग ऑफ गेन की बात कहाँ पे गई है। अब देखो, शेयरिंग ऑफ गेन का मतलब क्या होगा कि मिल बांट के खाना। यानी कि आपने जो भी आपने कमाया है वो आप दूसरों में भी बांट रहे हो। ऐसा नहीं कि यार सारा प्रॉफिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो बस मैं अपने तक ही रखूं, कम से कम सैलरी दूं, कोई बोनस किसी को दूं ही नहीं। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सी, जब भी आपका आपके अपने सिबलिंग से फाइट हुआ होगा तो आपकी मम्मा ने हमेशा क्या कहा होगा कि यार आपस में झगड़ा मत करो, मिल बांट के खाओ, जो भी तुम्हें मिला है उसको आपस में बांटो, यानी कि शेयर करो। तो सबसे पहले तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड देन उसी के अंदर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में और क्या एक्सप्लेन किया है कि यू हैव टू शेयर योर गेन।
ये किसने एक्सप्लेन किया? टेलर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कि जो भी मैनेजमेंट है उसको अपने गेन्स को शेयर करना चाहिए विद वर्कर्स। एट द सेम टाइम जो वर्कर्स है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू देयर बेस्ट लेवल। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसी में से ये पॉइंट है जो मैं आपको उठा के बता रही हूँ, कि मैनेजमेंट को गेन्स शेयर करने चाहिए और वापस वर्कर्स को भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने में। तो वर्कर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर, एंड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से हम झगड़ा ना करें, उसकी जगह इट वुड बी बेटर अगर हम क्या करें, कि वर्कर्स ज्यादा अर्न करने की कोशिश करें और वापस पॉसिबल हो तो मैनेजमेंट भी वो गेन वर्कर के साथ भी शेयर करे। सो ये शेयरिंग ऑफ गेन वाला पॉइंट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। एक बार आप चाहो तो बुक में से भी रिवाइज कर सकते हो, वरना मैंने आपको बता ही दिया है। द फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क इज, क्वालिटी ऑफ वर्क, हमेशा जब भी कोई काम हम करते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक इंस्पेक्टर आता है, जो क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन करता है कि जैसा हमने बोला था वैसा काम हुआ या नहीं हुआ है। अगर अप टू द मार्क नहीं होगा तो वो उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा, और अगर अप टू द मार्क हुआ है तो वो उस ऑर्डर को अप्रूव कर देगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर जो फोरमैन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंस्पेक्टर। रेस्ट इंटरवल इन जॉब आर डिसाइडेड बाय, नाउ रेस्ट यानी कि जैसा काम होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स योर रेस्ट इज डिपेंड ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ वर्क। सो नाउ इफ योर वर्क इज टायरिंग तो यू विल हैव टू रेस्ट अकॉर्डिंगली। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया था कि मैनेजमेंट को अपने हिसाब से रेस्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको एक स्टडी कैरी आउट करनी चाहिए। उस स्टडी का नाम इसने क्या कहा था? फेटीक स्टडी। उसके अकॉर्डिंग हमको रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए। तो फेटीक, फेटीक का मतलब ही क्या होता है? थकावट होना, और थकावट के हिसाब से हमें क्या देना पड़ता है? रेस्ट। यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक ऑफ टेलर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन, अब कभी भी आप कहीं पे भी डोमिनोज का पिज्जा खा लो या कोक आप इंडिया में कहीं पे भी पी लो, या आज पी लो या 2 महीने बाद पी लो, टेस्ट आपको सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और उसी सेट किए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या करते हैं? अपना पूरा प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की बात है। क्यों? क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यानी कि हमेशा टेस्ट, क्वालिटी, जो भी लेवल है वो सेम आना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ। अब फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या हुआ? यानी कि देखो, सबको सब कुछ नहीं आता, तो हर फंक्शन जो भी, सबसे पहले आपने क्या किया? आपने काम को डिवाइड किया, फिर जो भी आपने काम डिवाइड किया ना, उस फंक्शन के हिसाब से आपने एक्सपर्ट को हायर किया। तो टेलर क्या कहता है कि सबसे पहले काम को डिवाइड कर दो, फिर उसके हिसाब से जो उसका एक्सपर्ट है उसको हायर कर लो। उसे कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये किसका एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। अगर वर्क डिवाइड नहीं किया हुआ होगा तो फिर आप उस काम के हिसाब से एक्सपर्ट्स कैसे रखोगे? एंड रिमेंबर, एक आदमी को सारा काम नहीं आता, एक आदमी सब चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है। When a superior does not fulfill the promise to raise the salary or wages of workers on achievement of target effectively and efficiency, it is violation of। यानी कि आपने कुछ प्रॉमिस किया था और फिर आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। दैट मीन्स आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, पर आपने वो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फ्रॉड किया है। तो एक तरह से आप डिसिप्लिन वाले आदमी नहीं हो। नहीं तो डिसिप्लिन वाला आदमी क्या होता है कि जो भी उसको बोला गया है वो उसको पूरा फुलफिल करता है। यहाँ पे एक बार हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिसिप्लिन में क्या क्या कवर होता है। So discipline refers to following code of conduct, rules and regulations. नेक्स्ट, डिसिप्लिन क्या कहता है कि हर लेवल पे अच्छे सुपीरियर होने चाहिए। देयर शुड बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, वो भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का पार्ट है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। और एक और पार्ट है डिसिप्लिन का कि जुडिशियस पेनल्टी, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी देनी चाहिए। ये भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में किया गया। तो यहाँ जब क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट की बात हो रही है कि उसने कुछ प्रॉमिस किया, उसने एग्रीमेंट किया, लेकिन उसने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, तो यहाँ पे किसका वायलेशन किया? उसने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का वायलेशन किया है।